हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। चलो, तो आज हम लोगों का हाइड्रोकार्बन का तीसरा लेक्चर है और हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन और उससे रिलेटेड उल्मान रिएक्शन, वुड फिटिंग रिएक्शन, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट है, इसी में जो अगली रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है क्या? कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमने पहला रिएक्शन क्या पढ़ा था? वुडज रिएक्शन। उसी से रिलेटेड क्या थी? फिटिंग रिएक्शन, फिर वुडज फिटिंग, फिर उल्मान रिएक्शन। तो वो 4 रिएक्शन थी। अब जो अपनी 5वीं रिएक्शन आती है, उस 5वीं रिएक्शन का नाम क्या है बताओ? उस 5वें रिएक्शन का नाम है कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस। नाम क्या है? कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी को दूसरा नाम दिया जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन डाइमराइजेशन या डीकार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हैं। इसी को कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। कपलिंग रिएक्शन क्यों बोलते हैं वो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मेनली इसको कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। इसी का नाम होता है डीकार्बोक्सिलेशन, या इसी को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेटिव डाइमेराइजेशन। तो डीकार्बोक्सिलेटिव या डीकार्बोक्सिलेशन बोलो, या फिर तुम कपलिंग या कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलो। जैसे वोल्टेज को भी हम लोग क्या बोलते थे? कपलिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस को भी इसी तरह बोला जाता है। अब यहाँ पे हम एक सिंपल सा इसका तुम्हें क्या बताते हैं? एग्जाम्पल। और इस सिंपल से एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वोल्टेज रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो सिंपल सा बताना, वोल्टेज रिएक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है? वोल्टेज रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये कोई भी तुम सॉल्ट ले लो। टू सॉल्ट कैसा होना चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सॉल्ट होना चाहिए। ये माइनस और ये प्लस, 2 मोल लेना है, ध्यान रखना। और इसका क्या करा दो? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करा दो? इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ पे बनता क्या है? एल्केन। साथ में क्या बनेगा? CO2 गैस। साथ में बनेगा NaOH और साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों गैस बनते हैं और अपने पास मेजर प्रोडक्ट जो है वो अल्केन बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनता है। तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट में एल्केन बनता है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में अपनी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी वो वोल्टेज, उसको पढ़ा। फिर अगली जो अपनी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो कौन है बताओ? कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि 5th नंबर की रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है। अब अगर इसी में हम बात करें तो इसके मतलब डेफिनेशन को लिखें तो ये तो रिएक्शन हो गया। डेफिनेशन क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, salt of carboxylic acid is undergoes salt of carboxylic acid is undergoes to electrolysis. Salt of carboxylic acid is undergoes to electrolysis. Salt of carboxylic acid is undergoes electrolysis to form alkane. To form alkane is known as Kolbe electrolysis. Is known as Kolbe electrolysis. Is known as Kolbe electrolysis. तो ये कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन। सॉल्ट ले लो
किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब यहाँ पे सोडियम पोटेशियम कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें क्या देखना है कि ये जो सॉल्ट है ये एक्चुअल में क्या है, सॉल्ट है। ये क्या है, सॉल्ट। तो बोलता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस टू फॉर्म द एल्केन। यहाँ पे हम लोग बेसिकली किसका फॉर्मेशन करते हैं, अल्केन का। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो बात होती है कोल्बे में, वो कोल्बे में इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इसके मैकेनिज्म की। तो हमने तुम्हें पहले भी बताया है कि किसी भी रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होती है, मैकेनिज्म, ताकि हमें उसमें पता चले कि क्या हो रहा है। तो अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसका मैकेनिज्म कैसे ये फॉर्म करता है एल्केन को, तो इसके मैकेनिज्म की अगर बात करें तो सिंपल सा हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, 2 मोल लेते हैं। तो ये 2 मोल आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। सोडियम और आर सी ओ को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, तो ये बना आर सी ओ ओ, 2 मोल। अब इसका हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया था, तो ये क्या करता है, ये यहाँ से इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, 2 आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बच जाता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है। बाकी इसके पास इसके लोन पेयर रहेंगे, यहाँ भी इसके जो लोन पेयर थे वो रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस में जब जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर पहले ये यहाँ पे ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन, और ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना लेता है, फ्री रेडिकल। समझा क्या। अब ये फ्री रेडिकल क्या करता है, सिंपल सा बताओ, ये बॉन्ड में इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, ये इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है। तो यहाँ से जो फाइनली बनता है, देखो वो क्या बनता है, 2 आर फ्री रेडिकल, और साथ में यहाँ से CO2 गैस निकल लेती है। देख रहे हो, यहाँ पे से CO2 बन जाएगा और CO2 गैस निकल जाएगी। तो यहाँ से जब CO2 गैस निकल लेगी तो होगा क्या, अब यहाँ पर हम लोग कराएंगे क्या, डाइमराइजेशन। तो जब डाइमराइजेशन कराएंगे तो ये दोनों जो फ्री रेडिकल है, ये क्या है, ये फ्री रेडिकल कैसा है, ये फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लेगा, डाइमर बना लेगा। तो जब यहाँ पे 2 मोल है तो ये दोनों डाइमर बनाएंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अल्केन, और साथ में CO2 गैस निकली है। ये पूरी कहानी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है ना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड और कैथोड होता है। तो ये पूरी कहानी कहाँ होती है, एनोड पर। तो ये क्या लिखेंगे, 8 एनोड। ये पूरी कहानी कहाँ होती है, एनोड पर, 8 एनोड। तो ये कहानी एनोड पे चल रही है। एनोड पे होता क्या है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन। और CO2 देखो निकल रही है, तो D मतलब क्या होता है बताओ, D मतलब किसी का रिमूव हो जाना, कार्बोक्सीलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि CO2 यहाँ पर रिलीज हो जाती है। तो D मतलब रिलीज, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का निकल जाना। उसी तरह होता है डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन यानी कि हाइलोजन और हाइड्रोजन निकल जाना। डिहाइलोजिनेशन मतलब हाइलोजन का निकल जाना। तो D टर्म का मतलब क्या होता है, रिमूव होना। तो सिंपल सा ये इसका मैकेनिज्म इस तरह से चलता है। ये यहाँ पर अब हमारा क्या बना लिया, प्रोडक्ट, ये एल्केन। ये कहाँ हुआ है, एनोड पे ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे कैथोड की बात करें, कहाँ, 8 कैथोड। तो कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। कैसे होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम सॉल्ट से जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ये 2 मोल है ना, तो यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। भाई 2 मोल है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, ये रिएक्ट किससे करता है, सोडियम मेटल से, और साथ में ये वाटर मॉलिक्यूल। तो इनके साथ ये रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ये बना लेता है NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये इस तरह से चलती है। समझा क्या तुम लोगों ने, बोलो भाई। चलो, अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा
और आगे देखते हैं क्या होता है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है इसी को सोडियम क्या करता है, पकड़ के अपने घर ले आता है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, 2 मोल सोडियम मेटल, और ये जो सोडियम मेटल बना है ये इसके साथ रिएक्ट करता है। तो सोडियम इसके साथ रिएक्ट करके वाटर के साथ क्या कर लेगा, सिंपल सा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और NaOH बेस बना लेता है। तो देखो रिएक्शन जब हाइड्रोलाइसिस चलती है ना, तो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो होता कैसे है। ये अपना एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या किया, कुछ इस तरह से सॉल्ट डाल रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट डाल रखा है। अब इस सॉल्ट में मैं क्या करता हूँ, 2 इलेक्ट्रोड लगा देता हूँ, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रोड इसमें मैं लगा दिया, ये इस तरह से, और इन 2 इलेक्ट्रोड को हमने लगा दिया है। और यहाँ से हमने क्या किया, ये बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया है। ये इस तरह से, ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव साइन, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। ये जो होता है ना, ये होता है एनोड प्लेट, और ये जो प्लेट होती है इसको बोलते हैं कैथोड। तो ये जो एनोड कैथोड का गेम चल रहा है ना, इनमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो एनोड जनरली पूरे जगह हमेशा एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रोलाइसिस में यहाँ पर उल्टा हो जाता है। हमेशा 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 फॉरएवर क्या याद रखना है कि एनोड हमेशा पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है ना तो ये उल्टा होता है, एनोड फिर निगेटिव हो जाता है और कैथोड पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होगा बच्चे, ऑक्सीडेशन होगा। और कैथोड पर क्या होता है बच्चा, कैथोड पर हो जाता है अपना रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो कुछ लोगों को ना क्या होता है, कन्फ्यूजन होने लगता है कि सर किस पे ऑक्सीडेशन किस पे रिडक्शन, ये तो हम भूल जाएंगे। तो एक ट्रिक याद कर लेना, क्या, लोन। ट्रिक क्या याद करना है, लोन। लोन का मतलब होता है लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन। मैंने ये ट्रिक बनाई है तुम्हारे लिए, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड होता है निगेटिव। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड होता है निगेटिव, एनोड होता है निगेटिव। तो कई बार लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि एनोड पॉजिटिव होता है। बिल्कुल सही हो तुम, एनोड पॉजिटिव ही होता है, कैथोड निगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में उल्टा हो जाता है पूरा। फिजिक्स केमिस्ट्री तुम कहीं भी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस में उल्टा होता है। तो तुम याद क्या रखो, ट्रिक लोन। तो एक को याद रखो, दूसरे का उल्टा कर दो। तो लोन मतलब लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड, एन मतलब निगेटिव। वापस से क्या, एल मतलब लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड, एन मतलब निगेटिव। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता है, एनोड निगेटिव होता है, यानी कि ओवरऑल एनोड निगेटिव होता है और उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसीलिए देखो मैंने लेफ्ट में क्या बनाया है, एनोड, राइट में क्या बनाया है, कैथोड। अरे समझा क्या। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चलते रहता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग जब ये रिएक्शन चलती रहेगी तो क्या, ये बताओ मुझे, ये NaOH का कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगा? और NaOH का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि pH भी रिएक्शन में टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होते जाता है। तो ये अपने रिएक्शन की क्या है, मैकेनिज्म है। और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में अगर हम लोग बात करें कि क्या हुआ है, तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है। क्या हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है। और यहाँ पर ये जो स्टेप होती है, ये रिएक्शन की RDS स्टेप होती है। RDS स्टेप मतलब बताओ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि ये स्टेप सबसे स्लो होती है, डी कार्बोक्सिलेशन वाली स्टेप। क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनता है, फ्री रेडिकल। और हमें पता है फ्री रेडिकल आर वेरी रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव। तो ये लोग आपस में डाइमर बना करके ये बना लेते हैं और CO2 गैस निकल जाती है। तो एनोड पे हमें 2 चीज़ें मिली है, एक तो प्रोडक्ट एल्केन मिला है और दूसरा CO2। तो ये एनोड पर हमें क्या मिल जाती है, एनोड पर एक तो CO2 गैस मिलती है और साथ में हमारा प्रोडक्ट एल्केन मिलता है। ये 2 चीज़ें हमें एनोड पर मिलती है।
और कैथोड पे हमें क्या मिलता है, कैथोड पर हमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, और दूसरा हमें क्या मिलेगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो ये कहाँ मिलता है, कैथोड पर। टाइम के अकॉर्डिंग कैथोड पर NaOH का कंसंट्रेशन इंक्रीज होते रहता है, इसलिए pH भी रिएक्शन का टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होते जाएगा। तो ये बात सिंपल सी है, इसे तुम्हें ध्यान रखना है। और ये इस तरह से कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या हो गया, मैकेनिज्म हो गया। तो देखो मैंने यही तो किया है, देखो 2 मोल क्या ले लिया, सॉल्ट, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया तो एल्केन बना, CO2 गैस बनी, सोडियम हाइड्रोक्साइड इट मीन्स बेस बना, और हाइड्रोजन गैस बनी। तो ये दोनों कहाँ बनते हैं, ये दोनों हमारे बनते हैं एनोड पर, और ये कहाँ बनता है, ये बनता है कैथोड पर। और याद कैसे रखोगे, ट्रिक क्या है, लोन लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड होता है निगेटिव। जब तुम्हें फिजिकल क्लास 12th का चैप्टर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहाँ भी ये चीज़ें आती हैं, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। समझा क्या सभी ने? अगर सभी को क्लियर है तो इसको तुम लोग नोट कर लो। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का मैंने डायग्राम तुम्हें बना दिया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ये कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा है, तो इस तरह से अपना रिएक्शन होते रहता है। तो इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग 3-4 क्वेश्चन में मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म जब सीख जाएंगे तब फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत सारा करेंगे। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है हर रिएक्शन की, क्योंकि कई बार पेपर में मैकेनिज्म RDS स्टेप भी पूछता है। तो इसके RDS स्टेप में ही हमारा क्या बनता है, फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल कब बना है, RDS स्टेप में। तो इसकी भी मैकेनिज्म कैसी होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी कि यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता है और फ्री रेडिकल आर हाईली रिएक्टिव। तो अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले 1-2 क्वेश्चन या एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं मैकेनिज्म लिख लिख के, ताकि मैकेनिज्म हमें याद हो जाए। बाकी मैकेनिज्म को याद करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें 3-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस के साथ कराऊंगा, फिर उसका डायरेक्ट करेंगे। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया क्या सभी का नोट? चलो तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और हम लोग थोड़ा सा और चीज़ों को देखते हैं। तो सिंपल सा तुम्हें मैं 1-2 एग्जाम्पल अब बता रहा कि कैसे हमें मैकेनिज्म को लिख लिख करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो आ जाओ, अब हम लोग सीधे से मैकेनिज्म के प्रैक्टिस को देखते हैं। हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है CH3 C डबल बॉन्ड OONA, ठीक है भाई। और हमें क्या बोल रहा है कि इसका प्रोडक्ट बनाओ। तो हम प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, हम मैकेनिज्म लिख करके बनाएंगे। तो मैकेनिज्म में सिंपल सा तुम क्या करोगे, सिंपल सा मैकेनिज्म में यहाँ पर ये एरो, इस पर क्या करा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो ये क्या है, प्लस और ये है माइनस। तो सिंपल सा तुम्हें क्या करना है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा, ऐसे होगा। यहाँ पर तुम क्या करो, लिख दो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल इधर देगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर जाएगा, उसी तरह ये फ्री रेडिकल इधर जाएगा। तो इस तरह से ये फ्री रेडिकल बन गया। तो आगे बताओ क्या होगा, यहाँ पर आगे यहाँ से अपना बन जाएगा CH3 फ्री रेडिकल, और यहाँ पर 2 मोल रहेंगे ना, ध्यान रखना ये 2 मोल रहते हैं हमेशा। और ये आपस में क्या कर लेगा, नेक्स्ट स्टेप में बताओ, डाइमर बना लेगा। ये क्या बना लेगा, डाइमर। क्या कर लेगा, डाइमर। और डाइमर जैसे ही बनाएगा ये क्या बन जाएगा, CH3
बॉन्ड CH3 और यहाँ से CO2 गैस क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। ये इसका मैकेनिज्म हो गया। समझा क्या तुम लोगों ने? पहले क्या करोगे, फ्री रेडिकल बनाओ, फ्री रेडिकल बना के डाइमराइजेशन करा लो। समझे क्या? अगला जैसे देखना, इसी तरह मैंने क्या किया, इस बार ना हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या कर रहे हैं, इस बार कुछ इस तरह से ले रहे हैं। ये C≡OONA और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो बच्चों ये ब्रेक होगा यहाँ से, क्योंकि सॉल्ट है, तो ये माइनस तो ये प्लस, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ से ये C≡O और ये O, यहाँ से ये फ्री रेडिकल बनेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये इधर देगा और ये इधर देगा और ये कहाँ चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ से फ्री रेडिकल बन जाएगा हमारा और CO2 रिमूव कर देंगे। तो हमारा जो फ्री रेडिकल बना वो क्या बना, साइक्लोहेक्सेन। अब ये आपस में क्या करा दो इनका बच्चों, डाइमर। अगर तुम्हें 2 मोल दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो तुम अज्यूम करके चलोगे कि उसने दे रखा है। ठीक है, 2 मोल लिखा है तो ठीक है, नहीं तुम एज्यूम करके चलोगे कि दे रखा है। अब इनका आपस में डाइमराइजेशन कराओगे तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बोलो भाई, क्या प्रोडक्ट यही बनेगा क्या, बाईसाइक्लोहेक्सेन। ये इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हो रही है कैसे कर रहे हैं? इनको तोड़ो, पहले तोड़ने के बाद क्या बनाओ, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जैसे ही बना उनका क्या करा दो, डाइमराइजेशन। वोल्टेज में भी ऐसा ही तो कुछ करते थे हम लोग, बोलो, वोल्टेज में भी ऐसा ही करते थे ना। तो इस तरह से तुम्हें मैकेनिज्म लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है, कर लोगे। उसी तरह अगला, अब हम लोग हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। हेडिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें जो है, ये बताओ इससे हम लोग मीथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो ना, हमने यहाँ पर CH3COO यानी कि सोडियम एसीटेट लिया, तो सोडियम एसीटेट लिया तो डाइमर जब ये किया तो डाइमर से क्या बन गया, इथेन बन गया ना। मीथेन कहाँ बना? और अगर मान लो तुम फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट ले लो तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या, पहला, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड। क्यों? क्योंकि देखो, अगर इसकी हम लोग बात करें, जैसे मान लो हमने ले लिया सॉल्ट किसका, फॉर्मिक का, ये, तो इसका सॉल्ट लोगे तो ये बताओ अगर इलेक्ट्रोलाइसिस इसका करवाओगे तो मुझे बताओ ये ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, HC≡O और ये फ्री रेडिकल, ये यहाँ देगा और इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया, CO2 रिमूव हो गई और बना क्या, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल वेरी हाईली रिएक्टिव डाइमर बना के क्या कर लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो यहाँ से मीथेन कहाँ बना? अगर हमने यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट लिया तो हाइड्रोजन गैस बन गई, और अगर हमने सोडियम एसीटेट लिया तो इथेन बन गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ से मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, यानी इस मेथड से मीथेन नहीं बना सकते। वोल्टेज में भी यही कहानी थी। दूसरा, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि लो वेस्ट मॉलिक्यूलर मास
ऑफ एल्केन, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्केन, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्केन फॉर्म बाई कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, बाई कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस इज इथेन। तो सबसे सिंपलेस्ट या सबसे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, इथेन बनेगा। मीथेन इससे नहीं बना सकते हो। ये बात समझ आ रही है? कैसे, यहाँ पे देख लो। अरे बोलो यार, क्या ये बात सभी को क्लियर है? तीसरा अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 मोल जैसे ले रहे हैं ना, अगर 2 सॉल्ट अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। जैसे अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, सपोज दैट मान लो हमारे पास ये R1C डबल बॉन्ड OONA है और एक हमने ले लिया यहाँ पर R2C डबल बॉन्ड OONA, और इन दोनों का क्या कर दिए, इलेक्ट्रोलाइसिस, या ऐसे बोलो कि ये दोनों एक ही मिक्सचर में हैं। तो इन दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो एक फ्री रेडिकल बनेगा R1 और साथ में CO2 गैस निकल लेगी, एक फ्री रेडिकल बनेगा R2 और CO2 गैस निकल लेगी। क्या ये समझ आ रहा है तुम्हें? तो यहाँ पर ये R1 R2 बना। अब इनका डाइमराइजेशन अगर तुम कराओगे, यहाँ पर अगर तुम डाइमर करा लिए तो डाइमर कराओगे तो क्या क्या हो सकता है, R1 सेल्फ डाइमराइजेशन कर ले, यानी R1 से बॉन्ड बना ले, या ऐसा भी तो हो सकता है कि R2 से ही बॉन्ड बना ले, या ऐसा भी तो हो सकता है कि R1 R2 से बॉन्ड बना ले। तो यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों क्या बन गए, सिमेट्रिकल, क्योंकि सेम सेम में हुआ है। तो ये कैसे बन गए, सिमेट्रिकल। और ये कैसा बन गया, अनसिमेट्रिकल। ये कैसा बन गया बच्चों, अनसिमेट्रिकल। कैसा बन गया, अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मिक्सचर बन जाता है, और अगर मिक्सचर बन रहा है तो इनको सेपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कितने प्रोडक्ट बने हैं, 3 प्रोडक्ट बना है। यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बने हैं बच्चों, 3 प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मिक्सचर बन गया। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इस मेथड में मिक्सचर भी बनता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का। तो बताओ ये सबसे बेस्ट मेथड किसका होगा, सिमेट्रिकल के फॉर्मेशन का या अनसिमेट्रिकल के? सिमेट्रिकल के ना, क्योंकि सिमेट्रिकल का इल्ड बहुत ज़्यादा होगा ना। वोल्टेज में भी तो ऐसा ही चल रहा था। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझा क्या सभी ने? चलो तो इसको भी जल्दी से नोट करो, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलो भाई, लिखा क्या? चलो आ जाओ। अब अगला देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करते हैं। तो चलो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसका क्या है। अगला जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमने अभी देखा यहाँ पर 4th नंबर, थर्ड तो हो गया। अभी देखो जैसे ये R1 और ये R2 ये रेडिकल थे, ठीक है। अब ये R1 R2 रेडिकल थे, तो यहाँ पर अगर R1 R1 बॉन्ड बना ले, R1 R1 या R2 R2 बॉन्ड बना ले, तो ये कैसी कपलिंग हो गई, एक जैसे सेम सेम दोनों हो गए ना। तो इसको क्या बोलोगे, सिमेट्रिकल कपलिंग। इसको क्या बोलोगे, सिमेट्रिकल कपलिंग। और अगर R1 R2 से बॉन्ड बना ले तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल कपलिंग। अनसिमेट्रिकल कपलिंग। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कोल्बे, यहाँ से बोल सकते हैं कोल्बे रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन, इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन।
अरे हाँ ना बोलो, समझा क्या तुम लोगों ने। अगला फिफ्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, इंटरमीडिएट 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 formed in RDS step, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन RDS स्टेप इज फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है, और हमें पता है फ्री रेडिकल आर हाईली रिएक्टिव। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट जो होता है अपना क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। और अगर हम लोग इसी में बात करें 6 पॉइंट की, तो 6 पॉइंट में एनोड पर क्या क्या होता था बताओ मुझे। 8 एनोड, 8 एनोड। तो एनोड पर हमें क्या मिलता था, एल्केन एक तो मिलता था प्रोडक्ट, और साथ में क्या मिलती थी, CO2 गैस। और कैथोड पर क्या मिलता था, कैथोड, 8 कैथोड। कैथोड पे हमें क्या मिलता था, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस मिलता था, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती थी। लेकिन अगर हमने सॉल्ट क्या ले लिया, फॉर्मिक एसिड का, अगर सॉल्ट फॉर्मिक एसिड ये वाला तुमने ले लिया, तो यहाँ पर तुम्हें चाहे एनोड हो या कैथोड हो, एनोड या कैथोड उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही कंडीशन में तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। दोनों ही कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तुम एनोड लो या कैथोड लो। कैसे बनता है अभी हमने पिछले रिएक्शन में करा के तुम्हें दिखाया है। अगर तुम ये सॉल्ट लिए, इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट। नाम क्या है बच्चों, नाम है इसका सोडियम फॉर्मेट। नाम क्या है इसका, सोडियम फॉर्मेट। तो अगर तुम सोडियम फॉर्मेट सॉल्ट लिए तो फिर प्रोडक्ट तुम्हारा जो है वो एल्केन नहीं बनेगा। इसलिए तो हमने लिखा था यहाँ पे लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास जो बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पर लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास जो बनता है वो बनता है अपना इथेन, CH3। तो क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या, कि लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास जो है इथेन क्यों बनता है। अच्छा, यहीं पे अगर हम बोलें, अगर बच्चों यहीं पे हम लोग बोलें कि अपना जो है क्या बोलते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो टाइम के अकॉर्डिंग NaOH का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं pH या बेसिसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम लोग अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे एज द रिएक्शन shift in forward direction, concentration of NaOH, is increases, that's why pH will also increases। तो यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग NaOH का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, इसलिए pH भी रिएक्शन का क्या होगा, इंक्रीज होगा। अरे समझा क्या, बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, या कोई डाउट, बोलो भाई, नहीं है। चलो तो इसको नोट करो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 3 एग्जाम्पल उधर कर चुके थे ना, 2-3 एग्जाम्पल किए थे वहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग वो मैकेनिज्म के साथ करना था, यहाँ भी अब हम लोग डायरेक्टली करेंगे, सिंपल सा फ्री रेडिकल बनाएंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। आ जाओ, सभी ने लिख लिया क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, सारा चीज़ तुमसे बनेगा, टेंशन नहीं लेना है तुम्हें।
चलो आ जाओ। अब देखना बच्चों, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने ले लिया क्या, इस तरह से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOK। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर बार सोडियम ही रहे, पोटेशियम भी ले सकते हो। अल्टीमेट टारगेट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए। तो इसका क्या करा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका क्या करा दो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो प्रोडक्ट तुम्हें फॉर्म करना है। प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करोगे, मुझे बताओ, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करोगे? तो सबसे सिंपल तुम क्या करो, फ्री रेडिकल बनाओ। यानी कि यहाँ पर एक मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम्हें खुद करना है। यहाँ पर क्या होगा बताओ मुझे, यहाँ पर ऐसे CH3 CH2 ये फ्री रेडिकल बनेगा। इनका आपस में क्या करा दो, डाइमर। और जैसे ही डाइमर कराओगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये क्या बन गया, प्रोडक्ट ब्यूटेन। अच्छा, 2 मोल तुम्हें यहाँ पर दे या ना दे, तुम मान के चलना कि दे रखा है। क्लियर है बात भाई? अरे बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? चलो, तो अगला हम लोग रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड नंबर, ये पहला एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमें ये दे रखा है C डबल बॉन्ड OOH एसिड। तो अब यहाँ पर तुम्हें लेके आ गया KOH बेस। तो सबसे पहले देखोगे तो तुम्हें ये पहले नज़र में लगेगा ये तो कोलबे ही नहीं है। तो सबसे पहले देखो ये क्या है बच्चों, ये है एसिड और ये कौन है, बेस। तो एसिड ने बेस को देखा और बेस ने एसिड को देखा। क्या क्या, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, और आंखों में दोनों में क्या हो गया बच्चों, प्यार हो गया। और जब इन दोनों के बीच में प्यार हो गया तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन। क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। अब जब ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इनका यहाँ पर पानी निकल जाएगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन से पानी निकलता है और सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर इनका पानी निकल जाएगा और ये सॉल्ट बना लेंगे। तो ये कैसा सॉल्ट हो गया, पोटेशियम सॉल्ट। पहला क्या, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों में दोनों में क्या हो गया, प्यार हो गया। और प्यार हो गया तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई, और एसिड बेस रिएक्शन से क्या हुआ, इनका पानी निकल गया और यहाँ पर ये क्या बना लिया, सॉल्ट बना लिया। अब ये जो सॉल्ट बना है बच्चों, इसका क्या करा लो, इलेक्ट्रोलाइसिस करा लो। इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो सर हमें पता है ये कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, फ्री रेडिकल और साथ में CO2 गैस यहाँ से उड़ा दोगे। अब 2 मोल दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका आपस में क्या करा दो, डाइमर कराओगे तो बताओ प्रोडक्ट क्या सभी को समझ आ रहा है कि सर प्रोडक्ट तो यही बनेगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोलो बच्चों। चलो आ जाओ, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ये C डबल बॉन्ड OOH और इसके पास हम लोग लेके आ गए NaOH। तो बताओ यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी, ये एसिड है, ये कौन है बच्चा, एसिड, और ये कौन है, बेस है। तो एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों में क्या हो गया, प्यार हो गया। और जब प्यार हो गया तो इनका क्या कर दो, पानी निकाल दो। पानी निकालने के बाद क्या बनेगा, पानी निकालने के बाद बच्चों सॉल्ट बन जाएगा। और जब ये सॉल्ट बन जाएगा तो यहाँ पे क्या कर दो, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेडिकल। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, ये रेडिकल। अब इस रेडिकल का क्या करा दो बच्चा, डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन कराओगे तो 3 कार्बन है ना, तो 3 का 6 कार्बन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, हेक्सेन। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, हेक्सेन। तो क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है बच्चों कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना है? अगला देखना, अगला हमने ले लिया 4th नंबर, हमने ले लिया यहाँ पर बेंजोइक एसिड। हमने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों, बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड कुछ इस तरह से इसका फोटो दिखता है।
बेंजोइक एसिड, और इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, बेस। तो ये कौन है, एसिड, और ये कौन है बच्चों, बेस। इनका रिएक्शन हो गया, तो इस रिएक्शन को दुनिया ने नाम दे दिया एसिड बेस रिएक्शन। क्या नाम दे दिया बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, और आंखों ही आंखों में क्या हो गया बच्चों, प्यार हो गया। और जब प्यार हो गया तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इनका पानी निकाल देंगे, और पानी जैसे ही निकलेगा क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर सॉल्ट बन जाएगा। ये बन गया सॉल्ट। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर रेडिकल बनाएंगे। कैसे, इलेक्ट्रोलाइसिस से, क्योंकि हमने मैकेनिज्म पढ़ रखा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होगा, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसका क्या करा दो बच्चों, डाइमर बना लो। जैसे ही डाइमर बनाओगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा बाईफेनिल। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, बाईफेनिल। ये इस तरह से बाईफेनिल बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कौन हो गया, बाईफेनिल। तो यहाँ पर देखोगे तो एक चीज तुम्हें समझ आ रही है बच्चों कि देखो यहाँ पर बाहर भी एक कार्बन था। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं। और जब रेडिकल बनता है तो रेडिकल में 3 कार्बन होते हैं। अपने पास कार्बन कितने थे, 4, रेडिकल में 3 कार्बन। उसी तरह इसके पास देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं। जब हमने रेडिकल बनाया तो 3 ही कार्बन बचे। इसको देख लो, यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। रेडिकल बना कितने का, 2 कार्बन का। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नोट डाल के सभी लोग लिखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या, इन कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, इन कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस नंबर ऑफ कार्बन इज डिक्रीज या डिक्रीजेस, नंबर ऑफ कार्बन इज डिक्रीजेस। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, अगर कार्बन n है तो n से क्या हो जाएगा, n-1। ये n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो रिएक्शन में अगर n कार्बन है तो प्रोडक्ट में क्या होगा, n-1 कार्बन। ये नोट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसी तरह अगला एग्जाम्पल अगर बच्चों हम लोग डिस्कस करें तो देखना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह से ये एक ले लिया एसिड, और यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा दिए किससे बच्चों, KOH से। तो बताओ क्या सभी को ये समझ आ रहा है क्या कि सर ये तो एसिड है और सर ये बेस है। तो एसिड ने किसको देखा बच्चों, बेस को। बेस ने किसको देखा, एसिड को। एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा। आंखों ही आंखों में क्या हो गया, प्यार हो गया। और प्यार हो गया तो इनका क्या कर दो, पानी निकाल दो। तो एसिड बेस रिएक्शन से पानी जैसे ही निकलेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर सॉल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे इसका क्या बना लो, रेडिकल। कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो रेडिकल ये इस तरह से इनका क्या बन जाएगा, ये रेडिकल। अब ये जो रेडिकल बना है इनका क्या करा दो बच्चों, डाइमराइजेशन। और जैसे ही डाइमराइजेशन कराओगे क्या बन जाएगा, क्या सभी को समझ आ रहा है कि सर ये तो ये बन जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ आ रही है। तो देखो तुम्हें सॉल्ट जरूरी नहीं है कि सॉल्ट दे, तुम्हें एसिड दे करके बेस से रिएक्शन करा के फिर सॉल्ट बनाएगा, फिर आगे प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये मत रटना कि कोलवे में सिर्फ एल्केन ही बनता है। यहाँ पे देखो ना, एल्कीन भी तो बना है और यहाँ पे बेंजीन रिंग भी तो बनी है। तो कोलवे से एल्केन, एल्कीन, अल्काइन तीनों ही बनाए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करो। फिर उसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं। नोट कर लिया क्या सभी ने, बोलो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं और एग्जाम्पल्स का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे कितने एग्जाम्पल हो गए बच्चों, 5 एग्जाम्पल हो गए हैं। अब हम लोग फाइनल प्रोडक्ट तुम्हें डाइमर के बाद मिलेगा। डाइमराइजेशन से पहले कोई भी प्रोडक्ट फाइनल नहीं होता है, डाइमराइजेशन के बाद ही तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अगला आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत ही इजी है।
बहुत ही आसान है, मस्त मज़े से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अपना 5 हो गया था, 6 नंबर एग्जांपल जो है वो है इस तरह से COOH। सेवेंथ नंबर है, तुम्हें अब प्रोडक्ट इनमें बताना है क्या बनेगा। ये है COONA 8 नंबर। अच्छा, इसकी रिएक्शन करा लो NaOH से। सही है बच्चा। अगला ये करा लो CO2 माइनस। तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस देखना है। अच्छा, इसको ना मिक्सचर करा देते हैं ना ऐसे। ये मिक्सचर हमने लिया है, इनका क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है भाई। तो तुम्हें बताना है प्रोडक्ट इनका क्या क्या बनेगा, जल्दी से हमें बता दो, जल्दी से इनका प्रोडक्ट बता दो। क्या सभी को समझ आ रहा है क्या कि सर ये तो एसिड है और ये बेस है। तो एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों ही आंखों में प्यार हो गया और इनका क्या कर दो, पानी निकाल दो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चा, यहाँ से बन जाएगा सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट बनेगा, इस सॉल्ट से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के बाद बताओ क्या बन जाएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएगा। इस फ्री रेडिकल का बच्चों डाइमराइजेशन करा लो। तो डाइमराइजेशन कराओगे तो ये इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट हो गया। उसी तरह अगला, अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि सॉल्ट हमें दे रखा है। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। और ये रेडिकल ये बन गया, इसका क्या करा लो, डाइमर। तो जब डाइमराइजेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा, क्या सभी को समझ आ रहा है क्या कि क्या बनेगा प्रोडक्ट। अरे हाँ ना बोलो यार, क्या ये बात सभी को क्लियर है। इसमें आ जाओ। अब इसमें देखो मिक्सचर है, तो सिंपल सा इसको ब्रेक करोगे ये क्या बनेगा, रेडिकल। इसको ब्रेक करोगे क्या बनेगा, रेडिकल। तो यहाँ पर एक तो ये रेडिकल बन गया तुमसे और एक ये बन गया रेडिकल। अब इसमें डाइमराइजेशन कराओगे तो 3 पॉसिबिलिटी है। ये आपस में ही डाइमर करेगा तो क्या बनेगा, ब्यूटेन। ये आपस में डाइमर करेगा तो क्या बनेगा, हेक्सेन। और ये दोनों आपस में करेंगे तो क्या बनेगा, पेंटेन। 1 2 3 4 5, ये 6। ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों, 3 प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट का यहाँ पर मिक्सचर बनेगा। यहाँ पे क्या बन गया, प्रोडक्ट का मिक्सचर। तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन। ये आपस में डाइमर करेगा तो ये बनेगा, ये आपस में करेगा तो ये बनेगा, ये एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा। इस तरह से हमें प्रोडक्ट को सोचना है। अगर एसिड दिया है तो बेस से रिएक्शन करा के पहले सॉल्ट बनाओ। अगर डायरेक्ट सॉल्ट दिया है तो उसका क्या बना लो, फ्री रेडिकल और डाइमराइजेशन करा लो। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई क्या। अरे हाँ ना बोलो यार। अगर सभी को क्लियर हुई तो इसको जल्दी से नोट करो और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर बोल रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। चलो भाई आ जाओ, सभी ने नोट कर लिया। अब देखना नेक्स्ट यहाँ पर जो हम लोग करने वाले हैं उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे वोल्टेज में किया था ना इंट्रामॉलिक्यूलर, वैसे ही यहाँ पे भी चलती है। तो अगला हम लोग वापस से क्या कर रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर वोल्टेज रिएक्शन, सॉरी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर अगला जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इंट्रामॉलिक्यूलर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म हो रही है। तो कैसे करना है,
जैसे मान लो हमने यहाँ पर ले लिया एग्जाम्पल सक्सीनिक का सॉल्ट, ये CH2, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड OONA और ये C डबल बॉन्ड OONA, इसका नाम है सोडियम सक्सीनेट। नाम क्या है बच्चा? सोडियम सक्सीनेट। सक्सीनिक एसिड से बना है इसलिए सोडियम सक्सीनेट। अब इसका क्या कराओ? इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ। तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कैसे करेंगे? सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे इसका तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले दे देगा और साथ में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये क्या बनाएगा? फ्री रेडिकल। तो ये CH2, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O और ये O, ये फ्री रेडिकल। उसी तरह C डबल बॉन्ड O और ये O फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर हमें पता है कि इनके पास ये इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा। उसी तरह ये इधर आएगा, ये इधर और ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ से बना क्या? यहाँ से बन गया 2 मोल CO2 और साथ में क्या मिल गया हमें? हमें मिला CH2 बॉन्ड CH2। इसके पास भी फ्री रेडिकल, इसके पास भी फ्री रेडिकल, दोनों अपने अपने फ्री रेडिकल देंगे और यहाँ से क्या बना लेंगे? पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या बन गया? इथीन। तो अभी हमने बोला था ना कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों ही बनाए जा सकते हैं। वो तभी बनता है जब हम इंट्रामॉलिक्यूलर कोल्बे करते हैं तब। समझा क्या? तो यहाँ पर हमने सोडियम सक्सीनेट लिया है तो इससे अल्काइन भी बना सकते हो। कैसे? यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लो तो अल्काइन भी बन जाएगा। उसी तरह जैसे देखना, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये C डबल बॉन्ड OONA और ये C डबल बॉन्ड OONA ये ले रखा है। ठीक है भाई, तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा लो। इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो बताओ प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर सिंपल सा ये सभी को समझ आ रहा होगा कि सर ये फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा। अब ये फ्री रेडिकल इधर देगा और ये फ्री रेडिकल इधर देगा और इनमें बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इस टाइप से, ये देखो सिस बन सकता है, ये भी तो बन सकता है, ये ट्रांस भी तो बन सकता है। तो ये हो गई सिस और ये हो गया ट्रांस। तो सिस और ट्रांस दोनों बन सकते हैं यहाँ पर। क्या ये बात तुम्हें समझ आई क्या? ये सिस और ट्रांस दोनों बना लेगा। तो ये देखो अल्कीन बन गई यहाँ पर। ये बात सभी को क्लियर है कि किस तरह से कोल्बे में एल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों बना सकते हैं। अच्छा, अगला बताना। जैसे मान लो तीसरा नंबर, हमने यहाँ पर क्या किया? हमने ये ले लिया, ये C डबल बॉन्ड OOK और ये C डबल बॉन्ड OOK, इसका क्या करा दो? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिंपल सा हमें पता है। सबसे पहले क्या करो बच्चों? इसका रेडिकल बना लो। तो एक रेडिकल यहाँ बनेगा और एक रेडिकल यहाँ बनेगा। ये यहाँ देगा और ये यहाँ देगा, तो यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? ये इस तरह से ये बन जाएगा और ये चाहे तो ट्रांस भी बना सकता है, ये सिस और ये ट्रांस, ये इस तरह से प्रोडक्ट बना लेगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोलो यार। चलो, अगर ये बात क्लियर है तो अब अगला हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कुछ और। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है अगला एग्जाम्पल। हो गया क्या सभी का? चलो, तो इसको रफ करते और नेक्स्ट और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर में ही। तो देखना, इंट्रामॉलिक्यूलर कोल्बे में अगला एग्जाम्पल 3 लिए थे ना, अब 4th नंबर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। 3 तो हो गया अपना, 4th नंबर हम लोग ले लेते हैं। और 4th नंबर में क्या करते हैं? ये हमने ले लिया मलेइक एसिड, ये हाइड्रोजन और ये C डबल बॉन्ड OONA। ये क्या है? ये है
मलेइक एसिड का सॉल्ट। क्या है ये? मलेइक एसिड, सॉल्ट ऑफ मलेइक एसिड लिख देते हैं, सॉल्ट ऑफ मलेइक एसिड। और यहीं पे एक ले लेते हैं C डबल बॉन्ड OONA, C डबल बॉन्ड OONA। और यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पे भी पाई होता है, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर। इसको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। तो एक सिस होता है और एक ट्रांस, ये कैसा है? सिस, और ये कैसा है? ट्रांस। तो सिंपल साइन का क्या करा दो? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका भी क्या करा दो? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो। तो जब इनका इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो सभी को समझ आ रहा होगा कि सर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, यहाँ पर पाई, ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा अपना CH ट्रिपल बॉन्ड CH। नाम इसका क्या है? एसीटिलीन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक ही बात है। इसका कराओगे तो इसमें क्या बनेगा? इसका कराओगे तो इसमें भी सेम ही चीज़ बनेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग तुम बना लोगे, इसमें भी सेम ही चीज़ बनता है। इसमें भी प्रोडक्ट एसिटिलीन ही बनेगी। क्यों? क्योंकि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये देगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब इसको तुम ऐसे लिख लो, ये लो, या इसको तुम ऐसे बना लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दोनों बात तो एक ही है ना। बन क्या रहा है फाइनली? एसिटाइलिन। और इसमें सिस ट्रांस नहीं बता सकते ना तुम, लेकिन यहाँ पर सिस ट्रांस ये होते हैं, इधर पे प्रोडक्ट में तुम्हारा सिस ट्रांस नहीं होगा। तो ये क्या बन गया फाइनली? अपना एसिटाइलिन। फार्मूला क्या होता है एसिटाइलिन का? C2H2। फार्मूला क्या होता है? C2H2। तो दोनों से सेम ही चीज़ बनती है, एसिटाइलिन ही। इसमें सिस ट्रांस तुम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें GI नहीं होता ना। अरे समझा क्या? अच्छा अगला देखना, जैसे 6 नंबर मान लो। 6 नंबर हमने क्या किया? यहाँ पर ये ले लिया C डबल बॉन्ड OONA और ये C डबल बॉन्ड OONA। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लिए। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो देखो फ्री रेडिकल कुछ इस टाइप से बनेगा, ये समझा क्या? अब यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बन गया। अच्छा यहाँ पर एक पाई भी लगा देते हैं ना, ज़्यादा मज़ा आएगा, ताकि तुम्हें क्वेश्चन जो मैं समझाना चाहता हूँ वो तुम समझो। अब देखो यहाँ पर अगर तुम, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर तुम यहीं पर इंट्रा करा लिए तो इंट्रा कराओगे तो ये क्या बन जाएगा? साइक्लोब्यूटाडाइन। और ये कैसा होता है? एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। ये क्या होता है? अनस्टेबल। तो ये इंट्रा ना करके क्या कर लेता है? इंटर। ये क्या प्रीफर करना चाहेगा? इंटर। तो ये इंटर कैसे करता है? ये इंटर कुछ इस तरीके से करेगा। ये आपस में डाइमर बना लेते हैं, ये पाई और ये पाई। इसके पास था फ्री रेडिकल, इसके पास भी फ्री रेडिकल, इधर भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल। ये देगा, ये भी देगा, ये देगा, ये भी देगा। और ओवरऑल यहाँ पे क्या बन जाएंगे? बॉन्ड। और ये इस तरह से बना लेगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक। तो ये इंटर कर लेता है, इंट्रा नहीं करता। क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक बनता है। एंटी एरोमेटिक बनने के कारण ये इंटर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करता है, इंट्रा नहीं करता। समझा क्या? बोलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, डाउट, दुख, तकलीफ हो तो बताओ। अरे हाँ ना बोलो यार, इतना ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो, अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो इसको
हम लोग रफ करते हैं और आगे चलते हैं। सभी ने नोट कर लिया क्या? चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा, और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन इसी में ही, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला जो है इसी में वो क्या है? नॉन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सिंपल सा तुम्हें प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। आ जाओ। अब जो इसी में है ना, एक होती है नॉन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि वो लगती है कि कोल्बे हो जाएगी लेकिन होती नहीं है। नॉन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसको ध्यान रखना, ये कोल्बे के जैसे दिखती है लेकिन होती नहीं है। कैसे पहचानोगे? तो सिंपल सा बोलता है हेट्रो एटम एट अल्फा पोजीशन ऑफ एसिड। क्या 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 बोलते हैं? हेट्रो एटम प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन ऑफ एसिड। अगर एसिड के अल्फा पर क्या लगा दो? हेट्रो पोजीशन, तो वो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करता। जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो हमने क्या किया, ये इस तरह से एक एसिड ले लिया COOH, या सॉल्ट ही ले लेते हैं, लो, और यहाँ पे तुमने कोई एलिमेंट X लगा दिया, वो हेट्रो है। हेट्रो मतलब वो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ये एसिड है या ये सॉल्ट है, तो ये क्या हो गया? ये कार्बन, ये हो गया अल्फा। तो इसके अल्फा में इधर पे हाइड्रोजन के बजाय क्या लगा है? हेट्रो एटम। इधर तो हाइड्रोजन है लेकिन इधर क्या है? हेट्रो एटम है। तो अगर एसिड के अल्फा पर कोई हेट्रो एटम इधर तुम ऐड कर दो और यहाँ पर तुम कोल्बे कराओ, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ, तो यहाँ पर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब तुम इस रिएक्शन को परफॉर्म कराओगे तो ये क्या बन जाएगा? C, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, ये बन गया रेडिकल। ठीक है। अब जैसे ही ये रेडिकल बना, ये यहाँ से क्या बना लेगा? फ्री रेडिकल। इस तरीके से ये यहाँ पर फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल ना हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए ये क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन और दे देता है, और फाइनली क्या बना लेता है? कार्बोकेटायन। ये फाइनली क्या बना लेता है? कार्बोकेटायन, और एक इलेक्ट्रॉन फिर से निकाल लेता है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बना? फ्री रेडिकल। तो यहाँ से CO2 भी निकल जाएगा ना भाई, ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बच जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल बना। अब एक इलेक्ट्रॉन फिर से निकल गया तो क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। अब ये जो केटायन है, इस केटायन पे जो हमारा NaOH होता है, इसको एसिड कर लेते हैं। ये लो, एसिड ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन बना है ना, ये इस तरह से, इस पे अगर तुम बेस वगैरह का रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है। क्यों? क्योंकि OH क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये यहाँ पर इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल NU जा करके जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब OH माइनस, OR माइनस, X माइनस, ऐसा कुछ भी जा करके वहाँ अटैच हो सकता है। तो फाइनली ये तुम्हारा क्या बनता है? प्रोडक्ट। ये फाइनली क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो सिंपल सा तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि अगर एसिड के अल्फा पर कोई हेट्रो एटम है तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं देगा, यानी वहाँ पर कोल्बे रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बनता है? न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाता है। समझा क्या? तो ये ध्यान रखना, ये नॉन कोल्बे है, मतलब यहाँ पे कोल्बे नहीं परफॉर्म होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अपने पास देखो ये है CH3O CH2 COOH, इसकी रिएक्शन NaOH से करा लो और यहाँ पे करा दो इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ पर कोल्बे रिएक्शन नहीं होगी, नो या नॉन कोल्बे। ये क्या हो जाएगा? नॉन कोल्बे। यहाँ पर नॉन कोल्बे रिएक्शन, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं चलता।
क्यों नहीं चलता? क्योंकि एसिड के अल्फा पर क्या है? हेटेरो एटम है। हेटेरो एटम होने से क्या हो जाता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है। ये तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में और अच्छे से बताएंगे। अभी बस इतना समझो कि नॉन कोल्बे होता क्या है। तो ऐसे कंडीशन में अगर अल्फा पर, भाई ये कार्बन क्या होगा? अल्फा। ये कार्बन क्या होगा? अल्फा। तो इसके अल्फा पर हेटेरो एटम जुड़ा है ना, हेटेरो एटम के कारण ये कोल्बे रिएक्शन नहीं देगा। समझा क्या? चलो इसको अगर समझ गए तो अब यहाँ पर ये अपना नॉन कोल्बे। अब एक दो और मेथड देखते हैं। क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन में? ये पांचवा था ना, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। चलो तो इसको जल्दी से नोट करो और फिर उसके बाद हम लोग कुछ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेंगे क्या क्या है। तो आज की कहानी यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। कोल्बे तक अपना हो जाता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेके आएंगे और उन पे डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर यहाँ पर हम, तीसरा लेक्चर ये है। इनका वुड रिएक्शन और कोल्बे, इन दोनों पर डीपीपी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। वहाँ से तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर कोई डाउट आता है तो हमसे डिस्कस कर लेना। तो आज कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े हैं और इसके पिछले लेक्चर में वुड। तो ये दोनों अपनी कहानी हो गई है। अब तुम्हें क्या करना है? इन पर बेस्ड क्वेश्चन मैं जो दूंगा वो सारा प्रैक्टिस कर लेना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, और भी इसमें कोल्बे के बाद अदर एल्केन के प्रिपरेशन के मेथड हैं उनको रीड करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते रहेंगे, लेक्चर को देखते रहना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।